नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे उन बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले टॉप स्टोरीज का आज के एजेंडे में। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार में आई तेजी। जनजातीय मतदाताओं को लुभाने में जुटे राजनीतिक दल। आज नागालैंड के मॉन टाउन में होगी गृह मंत्री अमित शाह की रैली। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनपीपी के बीच चुनावी घमासान जारी। अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। और भूकंप से प्रभावित तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत बचाव अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के बाद एनडीआरएफ की टीमें पहुंची स्वदेश। तुर्की में स्थानीय लोगों ने भारत की जमकर की सराहना। तो आज के एजेंडे में शुरुआत कर लेते हैं चुनावी खबरों से। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक राज्य में शांति और सर्वांगीण विकास का वायदा कर मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे राज्य के पूर्वी जिले मॉन में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। नागालैंड में कुल 59 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी के अनुसार अमित शाह की चुनावी रैली में बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार आज करीब 3:30 बजे अमित शाह मॉन में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और नागालैंड में किस तरह से चुनावी प्रचार जोर पकड़ रहा है, उसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता कोहिमा से जुड़ रहे हैं उर्मिलेश, आज जो चुनावी जनसभा है वो होनी है मोन जिले में और जो गृह मंत्री अमित शाह है वो उसे संबोधित करने वाले हैं। किस तरह की तैयारी है वहां पर इस जनसभा को लेकर? जी आंचल, बिल्कुल, क्योंकि नागालैंड का जो ये रण है, चुनावी रण है, बस अब इसके लिए महज कुछ ही दिन बाकी है। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित शाह और भारतीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ पर जो है आ रहे हैं। नागालैंड की जो मोम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनने बताया है कि लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जो और पार्टियां भी यहाँ पर हैं, उनके नेता भी, राष्ट्रीय नेता, स्टार प्रचारक जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। क्योंकि आजकल जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि 27 फरवरी को यहाँ पर जो है एक ही चरण में मतदान होना है। एक बात जरूर है आजकल के, जैसे हमने सुबह भी अपने दर्शकों को बताया था कि 60 सीटें यहाँ पर जो है नागालैंड में विधानसभा सीट है, उसमें से 59 सीट्स ही पर चुनाव होना है। क्योंकि एक सीट पे ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। तो ऐसे में अब 59 सीट, 59 सीट ही पर ही मतदान होना है। दूसरी तरफ अगर मतदान की बात करें तो चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर दी है। इस तैयारी में वो जो है तमाम जो जागरूकता प्रोग्राम है, वो जागरूकता जो है कार्यक्रम चला रहे हैं। नौजवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, वयस्क जो वोटर्स हैं उनके बीच में निश्चित तौर से आंचल, क्योंकि जैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि नागालैंड में जो वोट प्रतिशत रहता है हमेशा विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा तो 80% से आगे रहता है। तो इस समय एक निर्वाचन आयोग की यह भी कोशिश होगी कि जो पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड जो है इस बार कहीं ना कहीं आगे बढ़े, कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड टूटे और नया एक रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित हो। इसके लिए जो निर्वाचन आयोग है उसने अपनी पूरी तैयारियां कर दी है। एक बात और है आंचल, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो विलेज काउंसिल है, जो 3 से 4 विलेज काउंसिलों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। जैसे कि हमें जो यहाँ पे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि एक रेजुलेशन जो उन्होंने पास किया है उसमें यह कहा गया है कि हम किसी भी प्रलोभन को नहीं लेंगे और हम
फेयर इलेक्शन चाहते हैं, साफ सुथरा जो है हम चुनाव चाहते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक ईमानदार जो कैंडिडेट है उसका चुनाव हो सके। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जागरूक मतदाता अगर इस तरीके से है तो कहीं ना कहीं आंचल आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो 27 फरवरी को जब यहाँ पर मतदान होगा तो कहीं ना कहीं पिछले सारे रिकॉर्ड जो है टूटेंगे और नागालैंड एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा मतदान का। बिल्कुल जागरूक मतदाता हैं और जब हम मत प्रतिशत का जिक्र करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग नागालैंड में करते हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में बागियों का जो मुद्दा है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में बागियों को मनाने की जिम्मेदारी भाजपा ने पुराने सीएम को दी है। क्या लगता है किस तरह से रणनीति वो बिठा पाएंगे, क्योंकि हालांकि ये नया नहीं होता कि कभी भी जिनको टिकट नहीं दिया जाता वो बागी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह का फॉर्मूला अपना सकते हैं? निश्चित तौर से आंचल, और ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, और भी जो यहाँ पर दल है, क्षेत्रीय दल है, उन दलों के बीच भी कई बागी जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जहां कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल के लिए अपने जो पुराने सीएम है उनसे जो है उनको जो है यहाँ पर बात करने के लिए कहा है तमाम जो बागी प्रत्याशी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एनपीएफ की तरफ से भी कई बागी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से भी कई लोग हैं, और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो एनडीपीपी है उसकी तरफ से भी जो है चुनाव मैदान में। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन जो है कैसे जो है इन बागियों को पार्टियां साधती हैं। और दूसरी बात एक और है आंचल, जैसे कि हम अपने दर्शकों को सुबह भी बता रहे थे कि यहाँ पर एक जो बात की जाए प्रचार प्रसार की, तो अगर गठबंधन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो एनडीपीपी के साथ है। 2018 से जो है यहाँ पर सत्तारूढ़ दल है, दोनों के दोनों जो है कोलिशन सरकार चला रहे, गठबंधन सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कांग्रेस पिछली बार खाता ही नहीं खोल पाई थी, ऐसे में इस बार कांग्रेस के लिए जहां एक तरफ जो है अपने जो कैडर है, अपना जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल बढ़ाना है, तो वहीं दूसरी तरफ आंचल कहीं ना कहीं वो जो है ये सोच रही है कि हम सत्ता में वापसी हो। इसके लिए जो है जो इनका गठबंधन था एनपीएफ, नागालैंड पीपुल्स फ्रंट, तो उससे उसका जो चुनाव से पहले जो गठबंधन होना था वो गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेस और एनपीएफ के जो नेता है उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां बनी तो हम चुनाव के बाद जो है गठबंधन करेंगे। लेकिन नागालैंड के जो समझदार और जागरूक मतदाता है वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं आंचल कि नागालैंड का अगर समग्र विकास चाहिए, नागालैंड को अगर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं जो पिछली सत्तारूढ़ दल है उसके जो काम है उनके आकलन और विपक्षी पार्टियों का आकलन दोनों करके वो मतदान करेंगे आंचल। बिल्कुल, तो इसी पर आप नज़र बनाए रखिएगा। हम आपसे आगे भी पूरी जो बुलेटिन से दिन भर की उनमें अपडेट्स लेते रहेंगे। तो नागालैंड में भी चुनावी प्रचार चरम पर है, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हमें दे रहे थे। और अब फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत आज के एजेंडे में। और अब बात करते हैं मेघालय विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी और एनपीपी के बीच चुनावी घमासान और तेज हो गया। इस बार झगड़े की जड़ है तुरा स्थित पीएस संगमा स्टेडियम। तुरा स्थित पीएस संगमा स्टेडियम में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली को स्थानीय प्रशासन की इजाज़त ना मिलने की वजह से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि एनपीपी गृह मंत्री अमित शाह की तुरा में हुई शानदार रैली से डर गई, जबकि एनपीपी का बचाव है कि स्टेडियम अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ। गौरतलब है कि सभी दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता जो है वो चुनावी रैलियां कर अपने राजनीतिक एजेंडे को मतदाताओं के सामने रख रहे हैं। चुनावी प्रचार में भ्रष्टाचार और विकास की कमी के मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, एनपीपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पारदर्शिता, स्वास्थ्य ढांचा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक ना पहुंचने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। उधर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल,
स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। तो तुरा से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। विशाल, जिस तरह से हमने सुबह भी नया सवेरा में चर्चा की कि जो चुनावी समीकरण है मेघालय के, उसमें लगातार ये बात भाजपा उठा रही कि जो भी लोक कल्याण की योजनाएं जो मौजूदा सरकार ने चलाई, उनका फ़ायदा आम इंसान को ना मिलकर बहुत सिलेक्टिव लोगों को वहाँ पर मिला। क्या लगता है जब आपने वहाँ पर लोगों से बात की, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्योंकि जिस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, पानी की, बिजली की, वो लोगों तक नहीं पहुँची हैं वहाँ 5 सालों में। हाँ, चल ठीक कहा आपने। जैसे कि हम अगर बातें करें ड्रिंकिंग वाटर की, तो अभी होर्डिंग्स लगा रखे हैं एनपीपी ने, कॉमरेड संगमा का उसमें फ़ोटो है, और वो वादा कर रहे हैं कि अगले 3 सालों में 2.5 लाख टैप वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे। यानी कि जो केंद्र सरकार की स्कीम है हर घर नल योजना, वो अभी तक यहाँ पर लागू क्या शुरू भी नहीं हुई ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगले 3 सालों में वादा कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो 5 साल जब आप सरकार में थे तो आपने क्या किया? यही बात बीजेपी बार बार उठा रही है कि केंद्र से जो भी मदद दी जाती है मेघालय को, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और यहाँ पर जो सेंट्रल स्कीम्स है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मैं इस वक्त हूँ तुरा में, जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है गारो हिल्स का। अगर तुरा से आपको डालू जाना है, डालू टुवर्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी हुई थी, तो वहाँ जाने के लिए इतना तकलीफदेह सफ़र है कि रास्ते में बड़े बड़े पैचेस हैं जहाँ पर सड़क ही नहीं है। अगर आप पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे हैं और सड़क नहीं है तो आपके लिए कितनी परेशानी हो सकती है। पोल्यूशन ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि बालू रेत है वो उड़ने लगती है, और उसकी वजह से लोगों को मास्क लाकर चलना पड़ता है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। पूरे स्टेट के अंदर ट्रैफिक की ज़बरदस्त समस्या है, और उसके अलावा रोड्स प्रॉपर नहीं है, बिजली जब तब चली जाती है, और जो फैसिलिटी होनी चाहिए एक टूरिस्ट स्टेट के अंदर, वो यहाँ पर नहीं है। अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो गारो के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, ख़ासतौर से टूरिज़्म को लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है। मिज़ोरम माफ़ कीजिए, मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय के अंदर हम कहते हैं कि शिलोंग जो है वो मेघालय का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चेरापूंजी, और उसके अलावा माओलोंग जो क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया है, और उसके अलावा मौसिंगराम जहाँ पर अब सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी से शिफ्ट हो गया है वो। तो खासी और जैंतिया के कंपैरिजन में जो गारो हिल्स का इलाका है, वहाँ पर विकास इतना नहीं हुआ। यहाँ ज़्यादा अच्छी होटल्स भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और कमाल की बात है कि पीएस संगमा यहाँ से थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कॉमरेड संगमा के फादर, कॉमरेड संगमा खुद मुख्यमंत्री, और इसके अलावा मुकुल संगमा जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के बैनर तले। उसके बावजूद 24 सीटें यहाँ से आती है, दो मुख्यमंत्री यहाँ से अभी हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की जो रैली यहाँ पर होनी थी पीएस संगमा स्टेडियम में, उसको भी परमिशन नहीं मिली है। उससे बीजेपी खासी नाराज़ है। बीजेपी का ये कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि स्टेडियम तैयार ही नहीं हुआ है अभी पब्लिक यूज़ के लिए, तो आपने इनॉग्रेशन कैसे कर दिया? क्योंकि मॉडल कोड लगने से पहले आनंद फानन में स्टेडियम का इनॉग्रेशन कर दिया कॉमरेड संगमा ने, और अब वो इस बात पर फंस गए हैं, इनॉग्रेशन हो चुका है तो परमिशन आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अगर हम इसको इस तरह से समझें, क्योंकि आप वहाँ पर लगातार मौजूद हैं और ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं विशाल, तो कांग्रेस के सामने आने वाले चुनावों में वजूद बचाए रखने की चुनौती है। वहीं टीएमसी चाहेगी कि वो कांग्रेस का विकल्प बने या फिर अपनी सियासी ज़मीन तलाशेगी। और जो एनपीपी है, क्या एक बार फिर उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन पर और फिर सत्ता में वापसी? देखिए आंचल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। अगर हम एनपीपी की बात करें तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी है उसके ऊपर, और ये वजह है कि कॉमरेड संगमा अभी तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तुरा वेस्ट से बाहर नहीं निकले, या यूँ कहे गारो हिल से वो बाहर ही नहीं निकले, और शिलोंग जो राजधानी है वहाँ का उन्होंने रुख अब तक नहीं किया है। मुकुल संगमा भी यहीं से आते हैं और दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कॉमरेड संगमा जो है अभी आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं, दोबारा चुनाव में लड़ रहे हैं, अपने सरकार के काम पर वोट मांग रहे हैं। और मुकुल संगमा जो है वो पहले कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास अब कोई चेहरा नहीं और टीएमसी अब मुख्य विकल्प बन के सामने आ गया है। जब हम बात करते हैं मेघालय जैसे स्टेट की तो रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार उन्होंने 2 सीटें जीती थी और इस बार 60 सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार उनका अलायंस था, लेकिन इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि हमें अकेले ही जाना है। तो वो अपना जो है वो वाटर्स टेस्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं वी आर टेस्टिंग द वाटर्स, कि हमारी कितनी जड़ें यहाँ पर मजबूत हुई हैं। और प्रधानमंत्री के आने के बाद जाहिर सी बात है बीजेपी को हमेशा फायदा होता है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री की एक रैली प्रस्तावित है शिलोंग में और 24 तारीख को यहाँ पर तुरा में रैली होनी थी, जिसकी परमिशन जो जगह वो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाई है। तो अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, रीजनल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वो बीजेपी के फेवर में फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी 60 सीटों के ऊपर जो चुनाव लड़ रही है वो इस फैक्टर पे लड़ रही है, वो है विकास का मुद्दा, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा और वो कहीं ना कहीं युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है वी आर गोइंग टू एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द लोकल यूथ। बिल्कुल, और सबसे अहम बात है कि जो तमाम राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो पूर्वोत्तर में चुनावी ताल ठोक रही हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कितना इतने अहम है पूर्वोत्तर के ये राज्य हर किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं तीसरे और सबसे अहम एजेंडे का। ऑपरेशन दोस्त की बात कर लेते हैं, जिसके तहत भूकंप से प्रभावित तुर्की में राहत और बचाव अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के बाद एनडीआरएफ की टीमें स्वदेश लौट आईं। एनडीआरएफ ने वहां मलबे में फंसे 2 लोगों की जिंदगी बचाई तो 85 शवों को भी निकाला। इसके अलावा एनडीआरएफ की मेडिकल टीम ने भी कई लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई। तुर्की में स्थानीय लोगों ने मदद के लिए भारत की जमकर प्रशंसा की है। अपने संवाददाता से भी हम बात करेंगे इस पूरी बड़ी खबर पर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और हम बात कर रहे थे ऑपरेशन दोस्त की, जिसे सफलतापूर्वक निपटाकर एनडीआरएफ की टीमें लौट आई हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुटे हुए हैं। सुधाकर, तो प्यार और अपनेपन का पैगाम लेकर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वापस भारत लौटी हैं और जमकर प्रशंसा की है तुर्की ने, जिस तरह से एनडीआरएफ ने वहाँ पर मिशन मोड में जिंदगियाँ बचाने का काम किया। बिल्कुल, और उन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा आंचल, देश ने भी देखा किस तरह से जब टीम्स वापस लौट रही थी तो एयरपोर्ट हो या फिर अन्य जगह तालियां बजाकर स्थानीय लोगों ने जो आभार होता है, जो मन के भाव वो प्रकट किए। तो ये एक नए भारत की पहचान है, नए भारत के सामर्थ्य और सद्भावना का ये तस्वीरें आप कह सकती है। और निश्चित तौर पर 3 टीम्स गई थी एनडीआरएफ की, जिसमें 151 लोग थे, डॉग स्क्वाड था, और किस तरह से उन्होंने 2 जिंदगियां भी बचाई, कई शवों को बाहर निकाला, आपने भी जानकारी दी। और 2 स्थानों पर जो 35 साइट्स थे वहां वो एनडीआरएफ की टीम काम कर रही थी। जो ऑपरेशन पूरा हो गया, राहत बचाव अभियान पूरा हो गया, उसके बाद ये टीम्स वापस लौटी है। और एक तरह से ये जो नए भारत की ताकत है, भारत जो एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, उसकी एक तस्वीर एनडीआरएफ पेश करता है। हम जानते हैं कि अतीत में भी चाहे जापान हो, नेपाल हो, भूटान हो,
इस तरह के स्थानों पर भूकंप जैसे मसलों में एनडीआरएफ बहुत बेहतर तरीके से काम कर चुका है। और जब तुर्की की घटना हुई थी तो आपको याद होगा कि ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर बैठक होती है और देर रात तक तुर्की के लिए टीम पहुंच जाती है, वहां के लिए रवाना हो जाती है। तो एक तरह से भारत उन देशों में शामिल हो गया था, 2-3 देश कह सकते हैं, जिसने सबसे पहले न सिर्फ अपनी टीम भेजी थी लेकिन जिसकी सबसे बड़ी टीम वहां गई थी। तो बहुत बड़ी सद्भावना और इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो सकते हैं, तो किस तरह से राजनीतिक तौर पर तुर्की का रुख भारत के प्रति रहा है। लेकिन ये सोच के साथ कि भारत एक महाशक्ति है, भारत वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलता है और ये जो भारत का सॉफ्ट पावर है, दुनिया में कोई भी देश किसी भी मुश्किल में फंसा हो तो वो भारत को याद कर सकता है, भारत की तरफ देख सकता है और उसमें एनडीआरएफ जैसे एक दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर आज एनडीआरएफ के डीजी प्रेस से भी 11:30 बजे करीब बातचीत भी करेंगे। तो हम मान सकते हैं यहाँ पर सुधाकर की 135 टन से ज्यादा सामान, 150 से ज्यादा एनडीआरएफ की जो लोग यानी जो टीम थी वो, लेकिन इसमें बहुत अहम रोल जो डॉग स्क्वाड था उसका रहा, खासतौर पर रैम्बो और हनी, जो कि भले ही बेजुबान हो लेकिन बहुत सा प्यार लेकर वो तुर्की से यहाँ पर लौटे हैं। बिल्कुल, और एक लाइफ स्टॉक मतलब एक जिंदगी बचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। एक मलबे में साइट पर उनको इस तरह का आभास हुआ कि यहाँ एक जिंदगी फंसी हो सकती है और उन्होंने अपने टीम लीडर्स को इशारा किया कि यहाँ आप ढूंढिए और उस मलबे से एक जान बचाई गई। तो आप समझ सकते हैं रैम्बो जरूर तुर्की के लोगों को याद रहेगा और किस तरह की ट्रेनिंग एक तरह से इस बात का भी परिचय है कि भारत में एक जो आपदा प्रबंधन के लिए किस तरह का पूरा एक तंत्र स्थापित हुआ है। एनडीआरएफ के रूप में हमारे पास एक ट्रेन फोर्स है, तो चाहे इक्विपमेंट की बात हो, डॉग स्क्वाड की बात हो, खासतौर से इस तरह की परिस्थितियों में डील करने के लिए जिनको ट्रेन किया गया, तो किस त्वरित गति से हमारी टीम तैयार हो जाती है, पहुंच जाती है, ऑपरेशन शुरू कर देती है। दवाइयों की आपने बात की, एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी की भी जो मेडिकल टीम गई थी 90 सदस्यों वाली, उन्होंने भी सैकड़ों लोगों का इलाज किया, एक टेम्पररी अस्पताल ही वहां स्थापित कर दिया। तो किस तरह का सद्भाव वहां उन्होंने बटोरा है और भारत इस बात का परिचायक बन गया। आप देखिए चाहे यूक्रेन से किस तरह से भारतीयों के साथ साथ 13 से ज्यादा देशों के नागरिकों को बाहर निकालने की बात हो, यमन का ऑपरेशन हो, बहुत सारी ऐसी बातें। तो भारत आज संकट में दुनिया का कोई देश फंसता है तो वो भारत की तरफ देखता है और भारत बिना कहे, बिना किसी मांग के भारत एक महाशक्ति के तौर पर अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ते हुए मानवीय मदद के लिए आगे भी बढ़ता है। तो उसकी भी एक तस्वीर तुर्की में दिखाई दी है। बिल्कुल, और मानवता की हमेशा से मिसाल कायम करने में भारत अग्रणी रहा है और इसीलिए हर जगह भारत की प्रशंसा हो रही। जिस तरह से एनडीआरएफ ने बेहतरीन काम करके वो स्वदेश लौटी है तुर्की में लोगों की मदद करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। एक मिनट को रोकना चाहूँगी कि ये तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। ये वो तमाम टीम मेंबर्स हैं एनडीआरएफ के जो तुर्की के इस हम कह सकते हैं विलक्षण जो ऑपरेशन दोस्त है उसको करने के बाद स्वदेश लौटे हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि जिस तरह से तुर्की में पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने अपना कदम आगे बढ़ाया था और एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी तो अपना काम निपटा कर लौटी एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो फिलहाल आज के जर्नी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।